गाइज आई लव नेटफ्लिक्स, आई सीरियसली लव नेटफ्लिक्स, लेकिन जब बात ओजार्क पे आता है तो मेरा नेटफ्लिक्स के ऊपर दिमाग गर्म हो जाता है। सीरियसली आई मीन ओजार्क वन ऑफ द बेस्ट नेटफ्लिक्स ओरिजिनल्स शो है। इनफैक्ट मैं इसको टॉप 3 में रख सकता हूँ, लेकिन नेटफ्लिक्स इस शो को प्रमोट ही नहीं करता जैसा करना चाहिए। एंड आई डोंट नो व्हाई। मनी हाइस्ट, स्ट्रेंजर थिंग्स को तो जैसे फेस्टिवल ही बना देते हैं ये लोग, विच इज ओके, लेकिन यार ओजार्क को थोड़ा तो प्रमोट करो, फेस्टिवल मत बनाओ, लेकिन प्रमोट तो करो, डैम इट। सीरियसली मेरा ये फ्रस्ट्रेशन सिर्फ इसलिए है क्योंकि मेरे मेजॉरिटी फ्रेंड्स जो वेब सीरीज के फैंस हैं इस शो को नहीं देखे हैं, जस्ट बिकॉज ये इतना लाइमलाइट में नहीं रहता, एंड दैट्स रियली 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 सैड। एनीवेज, आपको बस इतना ही बोलूंगा कि अगर आप एक भी सीजन नहीं देखे हैं इस शो का तो इसको देखना स्टार्ट कीजिए, स्पेशली अगर आप ब्रेकिंग बैड के बहुत बड़े फैंस हैं तो। एंड आई एम श्योर देखने के बाद आप वापस इस वीडियो पे आएंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे इंस्टाग्राम पेज पे थैंक यू बोलेंगे फॉर द रिकमेंडेशन। आई एम डैम श्योर। वैसे अगर आप अभी भी कन्विंस नहीं हुए हैं तो मैं अराउंड 1 साल पहले 6 रीजंस दिया था व्हाई यू शुड वॉच दिस शो, तो उस वीडियो को जरूर देखिए, जिसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एनीवेज, चलिए अब बात करते हैं सीजन 4 पार्ट 1 के बारे में कि मुझे ये सीजन कैसा लगा और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस सीजन से। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं। अब आप लोगों को पता ही होगा कि सीजन 3 के एंड में कुछ ऐसा होता है जिसको देखकर हम ऑडियंस से ज्यादा मार्टी और वेंडी का पैरों तले जमीन खिसक जाता है। उस हादसे के बाद इस सीजन के पार्ट 1 में मार्टी और वेंडी नवारो कार्टेल में और भी डीपली इन्वॉल्व हो जाते हैं, या ये बोला जाए कि ये दोनों और भी डीपली इस कार्टेल में फंस जाते हैं। अब बस इन दोनों का एक ही मकसद है, उमर नवारो को जो चाहिए वो उसको मिल जाए और ये लोग इस कार्टेल सिचुएशन से निकलकर वापस अपने नॉर्मल लाइफ जीना चालू कर दे और अपने दोनों बच्चे जोना और शार्लेट को सेफ रख सके। और उमर नवारो को आखिर चाहिए क्या? उसके पास एक एग्जिट स्ट्रेटजी है जिससे वो मेक्सिको और यूएस के बीच फ्रीली घूम सके और उसके बदले वो गवर्नमेंट को इंटेल देगा ताकि वो जिंदा रह सके। तो बेसिकली उमर नवारो एफबीआई के साथ हाथ मिलाना चाहता है। अब ये सुनने में तो इम्पॉसिबल है और वेंडी ये बोलती भी है कि दैट्स इम्पॉसिबल, लेकिन भाई उमर के सामने मार्टी और वेंडी के पास कोई चॉइस ही नहीं है और इनफैक्ट कभी था भी नहीं। तो बस यही मकसद है मार्टी और वेंडी का, और ये कितना एक्सट्रीम लेंस में जाते हैं ये अचीव करने के लिए उमर नवारो के लिए इस पार्ट के 7 एपिसोड में यही दिखाया है। एंड ऑब्वियसली इस मेन प्लॉट के साथ साथ अलग से दूसरे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स लाइक रूथ लैंगमोर, डार्लिन स्नेल, जोना, शार्लेट का भी अपना अपना एक स्टोरी लाइन चल रहा है जो ऑब्वियसली इन्हीं सबसे कनेक्टेड है। तो गाइस, इस सीजन में 2 नए एंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स आए हैं। एक है मेल सैटन जो एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर है और वो हेलन पियर्स को खोज रहा है और साथ साथ अपने सवालों से मार्टी और वेंडी के नाक में दम किया हुआ है। दूसरा मेजर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है हावी जो उमर नवारो का नेफ्यू है और वो ओजार्क पहुंच चुका है और अपने हिसाब से उमर के काम को हैंडल कर रहा है। हावी यंग है और पावर का भूखा है जिसका एक्शंस बहुत अनप्रेडिक्टेबल है जो इस कैरेक्टर को बहुत ही खौफनाक बना देता है। इन दोनों कैरेक्टर्स को इतना अच्छा से लिखा गया है कि ये थ्रेट तो साबित होता ही है, लेकिन बार बार ये याद दिलाया जाता है कि सब थ्रेट का एक ही बाप है और वो है उमर नवारो। मार्टी और वेंडी को तो भाई हम सब फर्स्ट सीजन से इवॉल्व होते देखे हैं, हर सिचुएशन से निकलते देखे हैं, ऑलमोस्ट मरते मरते भी देखे हैं इन दोनों को, लेकिन इस सीजन में द स्टेक्स आर रियली 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 हाई। इस कार्टेल में ये लोग इतना डीपली घुस चुके हैं कि अब निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा है। मार्टी यानी जेसन बेटमैन अपना बेस्ट परफॉर्मेंस इसी सीजन में दिए हैं, जहां इतना कुछ होने के बाद भी वो काम एंड कंपोज्ड है, लेकिन हर वक्त ऐसा लगता है कि बस यह फटेगा, ये अब फटेगा। एक तो ये कार्टेल से परेशान है, दूसरा उसका बेटा जोना अलग रिबेलियन बना हुआ है, वहीं रूथ भी इसका साथ छोड़ दी है और वेंडी यानी उसकी वाइफ, उससे तो वो इतना परेशान है कि कभी कभी लगता है कि वो शॉटगन निकालकर उसी को उड़ा देगा। लेकिन जिस काम एंड कंपोज्ड वे में वो सारा सिचुएशन को हैंडल करता है, दैट्स क्लासिक मार्टी बर्ड। वहीं अगेन ये सीजन फिर से वुमेन एम्पावरमेंट है, जहां रूथ लैंगमोर यानी जूलिया गार्नर और वेंडी बर्ड यानी लॉरा लिन ने अपने परफॉर्मेंस से आग लगाई हुई है। इन दोनों में से किसी एक को एमी अवार्ड्स नहीं मिला फिर से तो आई विल बी हाईली डिसअपॉइंटेड। वेंडी बर्ड को एक नॉर्मल डिप्रेस्ड वाइफ से एक क्रिमिनल मास्टरमाइंड में डेवलप होते देखे हैं ओवर द इयर्स हम सब, और ये एक ऐसी कैरेक्टर है जिसको आप सिंपैथी तो देना चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि ये बच जाए और सब सिचुएशन से निकल जाए, लेकिन आप इससे नफरत भी करने लगेंगे, और ये सब पॉसिबल है लिन की इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस की वजह से। एंड रूथ लैंगमोर तो भाई हो ये कैरेक्टर तो मेरी फेवरेट है। जूलिया गार्नर इज प्योर जीनियस, शी इज अ प्योर जीनियस एक्टर।
वो एक इनक्रेडिबल एक्ट्रेस है जो जब भी स्क्रीन पे आती है आप बस उनके परफॉर्मेंस का तारीफ करते नहीं थकेंगे। उनका हर एक डायलॉग क्लासिक है और परफॉर्मेंस तो वो ऐसा देती है कि आप भूल ही जाएंगे कि जूलिया गार्नर कोई है। आप सिर्फ और सिर्फ रूथ लैंगमोर को याद करेंगे और एक एक्टर के लिए इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। रूथ सीजन 1 से एक शो स्टॉपर है और इस सीजन में भी शी स्टोल द शो और आप बस इस कैरेक्टर को थ्रू आउट देखना चाहेंगे। अब आपको तो पता ही है कि ओजार्क इज ऑल अबाउट ग्रेट परफॉर्मेंसेस एंड ग्रेट एंड टॉप नॉच राइटिंग। एक क्राइम शो का इतना ग्रिपिंग होना बहुत बड़ी बात है। ऑडियंस बहुत इजीली ऐसे शो से बोर हो सकती है, लेकिन ओजार्क सीजन 1 से जबरदस्त मोमेंटम मेंटेन किया हुआ है और सीजन 4 में भी वही मोमेंटम बरकरार था। वैसे सीजन 4 का फर्स्ट 2 एपिसोड्स थोड़ा और स्टोरी डेवलपमेंट और न्यू कैरेक्टर डेवलपमेंट में टाइम लगाता है, लेकिन मुझे ऑनेस्टली कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ उससे। लेकिन कुछ लोग इस 2 एपिसोड को ड्रैग समझ सकते हैं, लेकिन एपिसोड 3 में जो एक मेजर इवेंट होता है उसके बाद ये नॉर्मल एक्सप्रेस ट्रेन एक राजधानी एक्सप्रेस बन जाता है। बाकी सीजन की तरह ऑलमोस्ट सभी एपिसोड अराउंड 1 घंटे का है एंड द बेस्ट पार्ट इज आपको ये 1 घंटा पता भी नहीं चलेगा। आप इतना इन्वेस्टेड रहेंगे हर एक कैरेक्टर की स्टोरी लाइन में कि बोर होना पॉसिबल ही नहीं है। चाहे वो डार्लिन का स्टोरी लाइन हो, चाहे रूथ का या न्यू एंट्री मेल सैटन का, आपका इंटरेस्ट कंटिन्यूअसली बना रहेगा। एंड इसके लिए वंस अगेन हैट्स ऑफ टू द स्क्रीन प्ले, जिसका बहुत अच्छा साथ देता है इसका बैकग्राउंड स्कोर, जो वंस अगेन आई बिलीव इज द बेस्ट क्राइम ड्रामा बैकग्राउंड स्कोर ऑन नेटफ्लिक्स करंटली। हर एक सिचुएशन और मूड के लिए एक डिफरेंट बैकग्राउंड स्कोर है, जिसको सुनकर आपका भी मूड शो के कैरेक्टर के जैसा होने लगेगा। एंड इट्स एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। एंड आपको पता है कि और क्या ब्रिलियंट है? इसका सिनेमेटोग्राफी। एंड अगर आप ओजार्क देखें तो आपको पता है कि ये विजुअली स्टनिंग है और इसका सिनेमेटोग्राफी एपिसोड 1 से लेकर अभी तक इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। ये पूरा शो ब्लू के शेड में है और ये शेड एक बहुत ही चिली और क्रिमिनल वाला फीलिंग देता है और क्लियरली रिफ्लेक्ट करता है इस शो के डार्क सब्जेक्ट को। एक बहुत ही ग्लूमी और डल वाला फीलिंग देता है और आप उस एनवायरनमेंट में कंप्लीटली एनग्रॉस हो जाते हैं। तो गाइस एनीवेज, ओजार्क का राइटिंग एंड परफॉर्मेंस अभी भी टॉप नॉच है and it's even better than before. जेसन बेटमैन, लॉरा लिने एंड जूलिया गार्नर अपने करियर का बेस्ट परफॉर्मेंस दिए हैं इस सीजन में और ये सीजन फिर से प्रूव करता है कि ओजार्क इज वन ऑफ द बेस्ट क्राइम ड्रामा शोज ऑफ ऑल टाइम। फाइनल पार्ट का तो रिलीज डेट अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है, बट आई कांट वेट टू सी कि इस नवारो कार्टेल का कंक्लूजन क्या होगा और कैसे होगा और ये बर्ड फैमिली सही सलामत इस सिचुएशन से निकल पाते हैं कि नहीं। ये शो डेफिनेटली ब्रेकिंग बैड वाला फिनाले लेने का कोशिश कर रहा है एंड आई सीरियसली कांट वेट टू सी इट। तो गाइज, मैं इस सीजन को दूंगा 5 आउट ऑफ 5 और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये सीजन कैसा लगा और आप मेरे इस रिव्यू से अग्री करते हैं कि नहीं। और ऐसे ही लेटेस्ट रिव्यूज और बियॉन्ड इमेजिनेशन मूवी रिकमेंडेशंस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे इंस्टा, फेसबुक एंड ट्विटर में या फिर मेरे नेक्स्ट रिव्यू में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।